नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको एक नई कविता कराने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कन्यादान। और इस कन्यादान जो कविता है इसके लेखक हैं ऋतुराज। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको जो ऋतुराज हैं उनके जीवन से आपका परिचय करा दूँ। आधुनिक युग बोध और यथार्थ के कवि श्री ऋतुराज की नई कविता के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान है। इनका जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा पास की थी। इन्होंने अध्यापन को ही अपना आजीविका का साधन बनाया। 40 वर्ष की उम्र में या 40 वर्ष की उम्र तक अंग्रेजी साहित्य पढ़ने पढ़ाने के बाद अब ये रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जयपुर में ही रहते हैं। इन्होंने हिंदी कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है और अब तक इनकी 8 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं वो है एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मुखराविंद। साहित्य सेवा के लिए इन्हें अब तक सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, परम पहल सम्मान और बिहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। ऋतुराज ने अपनी कविता में आज के मानव की दशा को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। उनकी कविता आधुनिकता, सामाजिक दायित्व, स्वाभिमान और विश्व बंधुत्व की प्राप्ति से आलोकित है। उन्होंने ना तो किसी को धूल बनाने की कोशिश की है, ना ही हवा में ऊपर उठाने की कोशिश की है। कवि तो अत्यंत सहज भाव से अन्याय, दमन, शोषण और रूढ़िग्रस्त जर्जर जंगीरों संस्कारों से जूझना चाहा है। कहीं कहीं कवि की विद्रोह भावना व्यक्त हुई है। कवि ने आज के मानव के संघर्ष को कविता में स्थान दिया है। वह नई मर्यादाओं की स्थापना के लिए आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। उसने उन लोगों को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें समाज में अधिक महत्व प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने जो है बड़ी दार्शनिक बातों को कहने की जगह दैनिक जीवन अनुभव का यथार्थ प्रकट किया है। वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण की विडंबनाओं पर दृष्टि डालते हैं। उन्होंने परंपराओं से हटकर नए मूल्यों की स्थापना करने का प्रयत्न किया है। इनकी कविताओं में कोरी भावुकता नहीं है बल्कि यथार्थवादिता भी है। अब करते हैं हम इस कविता का जो है सार कि इस कविता में है क्या। तो जो कवि ने जो ये कन्यादान कविता लिखी है इसमें माँ बेटी के आपसी संबंधों की घनिष्ठता को यहाँ पर प्रतिपादित किया है, यहाँ पर उसका वर्णन किया है और नए सामाजिक मूल्यों की परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। माँ अपनी युवा होती बेटी के लिए पहले कुछ और सोचती थी, पर सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण अब वो कुछ और सोचती है। पहले उसके प्रति कुछ अलग तरह के डर के भाव छिपे हुए थे, पर अब उसकी दिशा और मात्रा बदल गई है। इसलिए वह अपनी बेटी को परंपरागत उपदेश नहीं देना चाहती। उसके आदर्शों में भी परिवर्तन आया है। बेटी ही तो माँ की अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि वह उसके दुख सुख की पूंजी होती है। बेटी अभी पूरी तरह बड़ी नहीं हुई, वह भोली भाली सरल थी। उसे सुखों का आभास तो था, पर उसे जीवन के दुखों की ठीक से पहचान नहीं थी। वह तो धुंधले प्रकाश में
कुछ तुक और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास मात्र करती है। माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि उसे जीवन में संभल कर रहना पड़ेगा। पानी में झांककर अपने ही चेहरे पर न रीझने और आग से बचकर रहने की सलाह उसने अपनी बेटी को दी। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, ना कि जलने के लिए। वस्त्रों और आभूषणों का लालच तो उसे जीवन के बंधन में डालने का कार्य करता है। माँ ने कहा कि उसे लड़की की तरह दिखाई नहीं देना चाहिए। उसे सजग, सचेत और दृढ़ होना चाहिए। जीवन की हर स्थिति का निर्भयता पूर्वक डटकर सामना करना आना चाहिए। शुरुआत करते हैं हमारी जो कविता है कन्यादान। कन्यादान का जो है अभी मैं आपको अनुवाद और प्रसंग कराने जा रही हूँ। देखिए, जो प्रसंग है इसका वो इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत अवतरण या पंक्तियाँ या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से संकलित कविता कन्यादान से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता श्री ऋतुराज जी हैं। वर्तमान में जीवन मूल्य बदल गए हैं। माँ अपनी बेटी के लिए केवल भावुकता को महत्वपूर्ण नहीं मानती, बल्कि अपने संचित अनुभवों की पीड़ा का ज्ञान भी उसे देना चाहती है। वह उसे भावी जीवन का यथार्थ पाठ पढ़ाना चाहती है। इसकी व्याख्या देखिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। इन पंक्तियों में जो है कवि ये कहना चाहता है कि माँ ने अपना जीवन जीते हुए जिन दुखों को भोगा था, जिन दुखों को सहा था, उसे अपनी लड़की का विवाह करते हुए कन्यादान के समय वह सब समझाना और उसकी जानकारी देना बहुत अधिक आवश्यक था और सच्चा था। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, यानी कि जब एक माँ अपनी बेटी का विवाह करती है और कन्यादान करते समय उसे जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराती है, तो उसको जो है अपने बीते हुए समय की याद आती है और जितना अनुभव उसने लिया है वो सारा अपनी बेटी को समझाना चाहती है। तो वही इसमें कवि ने कहा है कि माँ ने अपना जीवन जीते हुए जिन दुखों को भोगा था, सहा था, उसे अपनी लड़की का विवाह करते हुए कन्यादान के समय सब समझना, समझाना और उसकी जानकारी देना आवश्यक है। उसकी बेटी ही तो उसकी अंतिम संपत्ति थी। जीवन के सारे सुख दुख वह अपनी बेटी के साथ ही तो बिताती थी या बांटती थी। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि वो एक बेटी ही थी जिसके साथ माँ अपने सारे दुखों को, सारे सुखों को उसके साथ शेयर करती थी, उसके साथ बांटती थी। इसलिए माँ को अपनी बेटी जो है वो उसकी अंतिम पूंजी नज़र आती है, अंतिम धन नज़र आता है और वो उसको किसी और को दान में कर देना चाहती है। इसलिए जो है उसको वो अपनी जो है अंतिम पूंजी नज़र आती है। उसके बाद वो अपने दुख, अपने जो सुख हैं वो किसी के साथ बांट नहीं पाएगी। चाहे बेटी का विवाह वह कर रही थी, पर अभी उसकी बेटी अभी इतनी समझदार नहीं थी। उसे दुनियादारी को नहीं समझा था। वह अभी भोली थी, सादी थी, नादान थी। वह दुखों की उपस्थिति को महसूस तो कर सकती थी, लेकिन
उसे दुखों को भली भांति समझना या पढ़ना नहीं आता था। यानी कि वो जानती तो थी कि उसके जीवन में किस प्रकार के दुख आ सकते हैं, लेकिन वह अभी इतनी सयानी नहीं हुई थी कि उन दुखों को वो झेल सके, समझ सके या उनका जो है वो विरोध कर सके। तो यहीं पर यही बात कवि ने जो है यहाँ पर हमें समझानी चाहिए है कि माँ जो है अपनी बेटी को कन्यादान में इस प्रकार की बातें जो है वो बताना चाहती है। ऐसा लगता था कि अभी वह धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता के कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना ही जानती थी। उसको उसके अर्थ को समझना उसे नहीं आता था। यानी कि उसको ये पता था कि उसके जीवन में किस प्रकार के जो हैं कष्ट या दुख आ सकते हैं, वो उनको समझ सकती, मतलब सिर्फ उसको ये पता है कि वो किस प्रकार के नाम, जिस तरह से होता है कि हम उसको जानते हैं, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसको सिर्फ वो जानती थी। तो ये जो दुख हैं या उनको जो है जीवन की जो ये कविता है उसके तुक और लयबद्ध पंक्तियों को वो सिर्फ पढ़ना जानती थी। यानी कि वो जानती थी कि उसके जीवन में क्या क्या हो सकता है, लेकिन उसने उसको अभी अनुभव नहीं किया था, उसके अर्थों को नहीं समझा था। इसलिए कवि ने जो है यहाँ पर लड़की के जीवन को जो है एक कविता कहा है और सुख और दुख उसके तुक और लयबद्ध पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर कवि ये भी कहना चाहते हैं कि वह दुनियादारी की ऊंच नीच को अभी भली भांति नहीं समझती थी। उसमें चालाकी अभी नहीं आई थी कि वह दुनिया के भेदभावों को समझकर स्वयं निर्णय कर पाती। आगे जो है इसका जो है काव्य सुंदरी है वो इस प्रकार से रहेगा कि इसमें जो है कवि ने माँ के द्वारा बेटी की परंपराओं से हटकर आदर्श रूप में शिक्षा देने की ओर संकेत किया है। उसने आधुनिक समाज व्यवस्था में आए परिवर्तनों का बोध उसको कराने की कोशिश की है। खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। साधारण बोलचाल के शब्दों में लाक्षणिकता और प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। शांतरस और ऐतुकांत छंद है। अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। धुंधला प्रकाश, यहाँ पर एक प्रतीकात्मक जो है प्रतीकात्मक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगला देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में कवि ने ये कहा है कि माँ अपनी बेटी को कन्यादान के समय समझाते हुए कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता की ओर केवल निहारते ना रहना। कि कहा जाता है कि सौंदर्य का मोल जो है कुछ समय के लिए होता है, रूप सौंदर्य का, लेकिन आंतरिक सौंदर्य जो होता है वो जीवन पर्यंत रहता है। तो माँ ने अपनी बेटी को यही समझाने की कोशिश की है कि अपनी सुंदरता पर रीझना मत, वो कुछ समय के लिए होता है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झांकने का अर्थ यहाँ पर आईना देखना है। पहले जब ज़माने में आईने नहीं होते थे तब लोग जो हैं पानी में अपनी परछाई देखते थे और अपने आप को संवारते थे, जैसे आजकल आईने में संवारते हैं। तो वो यही कहती है माँ कि पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता को केवल निहारते नहीं रहना है,
अपने बाह्य सौंदर्य के साथ साथ अपने आंतरिक सौंदर्य को भी निखारना है। केवल अपनी सुंदरता और अपने बनाव श्रृंगार की ओर ध्यान नहीं देना, यह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि परछाई दिखाने वाले उस पानी की गहराई के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। जो पानी परछाई दिखाता है और सुंदरता के प्रति तुम्हें आकर्षित करता है, वह डूबकर मृत्यु का कारण भी बन सकता है, तो उससे सावधान रहना। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ऊपरी दिखावा नहीं करना है, अपना आंतरिक जो है गुणों को भी बढ़ाना है, ताकि लोग जो हैं उसकी प्रशंसा करें। हमारे यहाँ जो है एक कहावत है, चाम के दाम नहीं मिलते, गुणों के दाम मिलते हैं। चाम मीन्स चर्म, ठीक है, कि लोग जो हैं उसी व्यक्ति को मानते हैं, उसी व्यक्ति को पूजते हैं या उसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जिसके गुण अच्छे होते हैं। जो हमारी बाहरी सुंदरता है, रंग रूप है, पहनावा है, ओढ़ना पहना, वो तो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन हमारे जो हैं आंतरिक गुण अच्छे होने चाहिए। हमारे गुण अच्छे होने चाहिए ताकि लोग जो हैं उसकी प्रशंसा करें और सालों साल उसको याद रखें। तो यही बात जो है माँ ने बेटी को समझाई है कि जो पानी में रहकर देख कर जो है अपनी सुंदरता की प्रशंसा या उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी की गहराई को भी समझना चाहिए कि वो सिर्फ हमें आईना ही नहीं दिखाता, वो सिर्फ एक बाहरी गुण, बाहरी सुंदरता को हमें प्रदर्शित करता है, लेकिन उसके आड़ में जो उस पानी की जो गहराई है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो ये घमंड है वो हमें जो है कहीं ना कहीं लेकर डूब जाता है, हमारे पतन का कारण बनता है। तो माँ यही बताती है कि अपने गुणों को जो है बरकरार रखना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी लानी चाहिए। आगे माँ कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब यहाँ पर माँ वो उसको सावधान करना चाहती है कि आग केवल रोटी सेकने के लिए होती है, वह जलने और जलकर मरने के लिए नहीं होती, इसलिए उसका शिकार ना बनना। नारी जीवन को भ्रम में डालने वाले जो ये आग है, ठीक है, ये क्या है, इसमें सिर्फ रोटियां ही नहीं सकती, रोटियां सिकती हैं, यानी कि कर्म अच्छे करना, काम अच्छे करना, बड़ों की सेवा करना, आज्ञा मानना। लेकिन जो आग है उसको हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरह उसको रख सकते हैं कि उससे हम सिर्फ अच्छे काम कर सकते हैं, बुरे काम नहीं करने हैं। किसी के घर में जाकर जो है हम बसते हैं, रहते हैं शादी के बाद, तो वो जो काम हैं वो अच्छे करने चाहिए, ना कि बुरे। ऐसा ना हो कि बुरे कर्म करते हुए जो है हम अपना विनाश कर लें। तो इसीलिए माँ ने कहा है कि अच्छे कर्म करो ताकि लोग जो हैं आपकी प्रशंसा करें। कोई आपको परेशान करता है तो आपको उस बात को जो है अच्छे से समझा देना है कि अगर आप सही हो तो आप उस बात का विरोध कर सकते हो। अगर कोई आपको गलत ठहराता है और आप सही हो तो आप उसका विरोध कर सकते हो। आगे जो है माँ ये कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन हैं स्त्री जीवन के। कि यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि नारी जीवन में भ्रम जो है वो तरह तरह के भ्रम हो सकते हैं, उसमें वस्त्र और गहने शामिल हैं। ये जो शाब्दिक थोके हैं, वस्त्र और गहने, ये स्त्री जीवन में बाधा देने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। यानी कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं,
तो वस्त्र और आभूषण जैसे बहकावने वाले जो शब्द हैं, ये जो शाब्दिक धोखे हैं, इनके वश में नहीं आना चाहिए। अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और जो है अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि अगर वो कुछ ऐसा काम कर देंगे तो ही मेरे जीवन में कुछ तरक्की होगी। नहीं, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने जीवन को जो है सफल बनाना है। फिर आगे माँ ये कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ जो है अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम लड़की बने रहना पर किसी भी लड़की की तरह दिखाई ना देना। देखो, लड़की होना और लड़की की तरह दिखाई देना, दोनों बातों में अंतर है। लड़की को हमेशा जो है कमज़ोर, निर्बल, असहाय माना जाता है और कमज़ोर समझा जाता है कि लड़की है, कुछ नहीं कर सकती। तो माँ उसको यही समझाती है कि बेटा, लड़की तो बनी रहना अपने शील स्वभाव से, अपने संस्कारों से, अपने चाल चलन से, लेकिन लड़की जैसा मत बन के रहना। यानी कि किसी के दबाव में आकर नहीं रहना, सजग रहना है, सचेत रहना है, भोली भाली जो है वो बने रहना है। लेकिन इस संसार, जो ये निर्मम संसार है, जो दबाने की कोशिश करता है, अकारण दबाने की कोशिश करता है, उस के बहकावे में नहीं आना है, दबना नहीं है। संसार में जितने भी कदम कदम पर जो परिवर्तन होंगे जीवन में, उनको भली भांति से समझना है और उसका समाधान भी निकालना है। तो यही बात जो है वो माँ अपनी बेटी को यहाँ पर कन्यादान में समझाना चाहती है। अब जो है इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो समाज के आधुनिक रूप के प्रति नारी को सचेत करते हैं कि उसे समाज में व्यवहार के प्रति सदा सजग रहना चाहिए, भावों में गंभीरता लानी चाहिए। इसमें जो है लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली, सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया गया है, छंद रहित अभिव्यक्ति है, शांत रस है और विरोधाभास और उपमा अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब इस कविता को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसकी व्याख्या अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे।